टॉपिक होगा वो है पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। लैंग्वेज की क्या पोजीशन है इंडिया में और लैंग्वेज में का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। लैंग्वेज की जो पोजीशन है हमारे इंडिया में वो आप लोग देख रही होंगी पहले से भी कि लैंग्वेज की पोजीशन बड़ी ही हमारे कंट्री में, चूंकि हमारी कंट्री क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं हमारे कंट्री में। इसलिए हम लोगों के यहाँ पोजीशन जो है वो ये है कि जिस तरह से एक माइल एक किलोमीटर हम जाते हैं और लैंग्वेज बदल जाती है, तो उसके लिए एक बहुत पुरानी वाणी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, बानी बदल जाती है, मतलब लैंग्वेज बदल जाती है। एक कोस पर पानी के जैसे टेस्ट बदलता है वैसे ही चार कोस पर लैंग्वेज का टेस्ट बदल जाता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी पहचान है, ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इतनी सारे भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में कि जब एजुकेशन के लिए ये प्लान करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज को हम अपनाएं, तो एक तरह के कंट्रोवर्सीज में हम घिर जाते हैं, क्योंकि ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे भारतवर्ष में बोली जा रही है। इसलिए 2001 का जो सेंसस था उसमें जो लिंग्विस्टिक का सर्वे किया गया था उसमें क्लियर हुआ था कि 780 लैंग्वेजेस हैं जो 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में हैं, और उनकी अथाह मतलब ये है कि इतनी सारी भाषाएं हैं कि सबको एक सूत्र में बांधना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमने देखा कि जब हिंदी को हम लोगों ने राष्ट्रभाषा बनाना चाहा तो साउथ के जो रीजन के जो लोग थे उन लोगों का घोर विरोध हुआ, क्योंकि उन लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मानते हैं। और आप लोग जानती हैं कि हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा का स्टेटस नहीं मिल पाया है, राजभाषा का ही स्टेटस है उसको। तो हिंदी जबकि हम को एक सूत्र में जोड़ने के लिए भारत में हिंदी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है, उसके बावजूद उसको राष्ट्रभाषा का स्टेटस नहीं मिल पाया, इसलिए कि हमारे यहाँ लैंग्वेज को लेके ढेर सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई वो लैंग्वेज से संबंधित थी। लैंग्वेज को लेकर के डिफरेंट स्टेट्स ने अपना बगावत कर दिया कि हम इसको इस रूप में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसको रिवाइज करना पड़ा, और तब एनपीई 2020 जो है वो रिलीज हुआ, जो कि 19 में ही उसको 2019 में ही उसको इम्प्लीमेंट हो जाना था, लेकिन 20 में वो फाइनली फिर रिलीज हुआ और 22 चल रहा है। अभी भी सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसका मेन कारण लैंग्वेज तो था ही, और भी अदर कारण हैं। रीता शाह एडमिट, हाँ। तो ये एक ऐसा इशू है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसके 2 यूनिट, एक महादेव जी को दिए हुए हैं और एक कविता पढ़ा रही है, उसमें डिफरेंट तरह के इश्यूज आपके सामने आएंगे, और लैंग्वेज के महत्व जो है हमारे करिकुलम के लिए आरती कुमारी वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम जो 3rd यूनिट है इस पेपर का 3rd यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसीज ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से प्रोविजंस दिए लैंग्वेज एजुकेशन के लिए और क्या क्या पॉलिसीज बनाए, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिंपली ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बना दिया जाता है, आर्टिकल्स बना दिए जाते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो लैंग्वेजेस के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका कि हमें जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है, ताकि लैंग्वेज को हम बेहतर तौर पर समझ सकें। हम बाद में लैंग्वेज के अलग अलग आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं है भाई, अभी गुड आफ्टरनून है। तो constitutional provision is a law that is written in the constitution itself। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको, रूल, जो स्टैट्यूट, जो एक्ट बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहते हैं, जो लैंग्वेज से संबंधित। और सब चीजों को हटा दीजिए, अभी केवल लैंग्वेज आपको फोकस रहेगा, और लैंग्वेज को फोकस करके कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस डाले गए हैं उन पे हम बात करेंगे। It establishes the basic rights, duties and structure of the polity।
हमारे यहाँ लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा बेसिक राइट है जिसके आधार पर स्टेट का गठन होता है। आप देखती होंगी कि साउथ के जो स्टेट्स है प्योरली लैंग्वेज बेस्ड उनका गठन है। हिंदी, हम लोग बिहारी जो है वो हिंदी रीजन है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है हिंदी स्पीकिंग रीजन। उसी तरह से बंगाल में बंगाली बंगला बोला जाता है। और हमारे यहाँ लैंग्वेज ही डिसाइडिंग एलिमेंट है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बोलने वाले लोग एक जगह एक कम्युनिटी बना के रहते हैं और स्टेट में वो चाहते हैं कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी वही रहे जो कि उनका अपनी मातृभाषा है। जैसे आप देखिएगा कि उड़ीसा में जाएंगे तो आपको उड़िया ही मिलेगा, ठीक है। कश्मीर में जाएंगे तो आपको उर्दू मिलेगा, उनका स्टेट का लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, उनका उड़िया है, जहाँ का तेलुगु है, तमिल है। हर स्टेट का अपना अपना है और उसको उन लोगों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा है, बावजूद इसके कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है जिनको हम राष्ट्रभाषा का स्टेटस नहीं दे पाए इसी कंट्रोवर्सी के कारण। तो हम इसमें कंट्रोवर्सी में अभी हम नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हुई हैं उसके उस लैंग्वेज के इतने सारे प्रोविजंस के बाद इतनी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो दीज प्रोविजंस कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा अगर हम पे हावी होना चाहती है कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम इसको अपने आप चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ये जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा तभी हम किसी भाषा को सरकारी भाषा या गैर सरकारी भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा घोषित कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तभी हो पाता है ये संभव। इसलिए हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही हम लोग मानते हैं, हमारा बेस है। अब ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है, चूंकि हम पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पर बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमारा माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि लैंग्वेज पॉलिसीज कुछ है जो हमने गवर्नमेंट ने अपनी बना रखी है फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। उनके भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, भाषा का इस्तेमाल लेजिस्लेशन में होता है, भाषा का कोर्ट में होता है, जजमेंट जो देते हैं हमारे वकील, या भाषा का इस्तेमाल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हम लोग का मेन कंसर्न क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। गुड आफ्टरनून स्वाति। तो अब आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी बात इस पे, अपनी पढ़ाई पे। अब हम लोग गुड आफ्टरनून को गुड मॉर्निंग से आगे निकल जाए। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, व्हाट अ गवर्नमेंट डज either officially through legislation, court decisions or policy to determine। जब भाषा की कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो बाकायदा हाउस से पास होता है और हाउस से पास होकर के उसी में हमारा लेजिस्लेशन का चलता है एक्टिविटी, उसी में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमें भाषा देते हैं और उसी में हम उसी से हमारे कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं। ये तीन बेसिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियली हम यूज कर सकते हैं उस पर बात होती है। हमारा मेन कंसर्न लैंग्वेज एजुकेशन है। एजुकेशनल फील्ड में जिस लैंग्वेज को हम करें उसके लिए जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई नोन एज लैंग्वेज प्लानिंग एंड इज रिलेटेड टू फील्ड सच एज लैंग्वेज आइडियोलॉजी, लैंग्वेज रिविटलाइजेशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज की जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके पीछे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये होती है कि आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के आधार पर ही लैंग्वेज का डिसीजन लिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे जो मतलब इसमें क्या कहते हैं पुराने जो हमारा प्राचीन काल में जो था वो एक जमाना था कि जब संस्कृत को मानते थे कि ये हमारी ऑफिशियल भाषा। फिर आपने देखा कि हमारे बीच जब वो मुगल्स आए तो उन्होंने पर्शियन को बनाया, फिर हमारे बीच ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंग्लिश को बनाया। अभी हमारा देश आजाद है तो हम लोग हिंदी को चाहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज की जो आइडियोलॉजी होती है वो डिपेंड करती है, वो इंटर रिलेटेड होती है उस कल्चर से जिसमें उसमें काम करने वाले लोग की चाहत क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज की पॉलिसी इसी हिसाब से बनाई जाती है। उसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है लैंग्वेज को दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। जैसे संस्कृत हमारी मानते हैं कि डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज इसलिए है कि हम लोगों ने उसमें धार्मिक ग्रंथों को लिखा और उसको जुबानों में बंद करके रख दिया, उसको डे टू डे लाइफ में नहीं यूज किया, इसलिए उसको हम लोग डेड लैंग्वेज मानने लगे।
ठीक उसी तरह से पर्शियन, इसी जमाने में जैसे आज जो इंग्लिश को स्टेटस प्राप्त है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक जमाने में पर्शियन में फ्लुएंसी थी तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। तो यानी कि लैंग्वेज को स्टेटस मिलता है, उसको रिविटलाइजेशन करने के लिए प्रयास किया जाता है कि लैंग्वेज को कैसे दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हिब्रू लैंग्वेज एकदम डेड लैंग्वेज थी, लेकिन जब यरूशलेम में उन लोगों को जब दिया गया स्टेट लैंग्वेज की बुनियाद पर, तो उन लोगों ने क्या किया, हिब्रू जो 200 साल पुरानी लैंग्वेज थी उसको उन्होंने दोबारा से लाया और दोबारा से उसको जिंदा किया, मतलब रिविटलाइज किया उसको, और वो भाषा आज उनकी सरकारी भाषा है। और उसको उन्होंने दोबारा, लैंग्वेज क्या होती है, हमारी पहचान होती है, हमारे कल्चर की पहचान होती है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी लैंग्वेज में चलता है, जिस लैंग्वेज जो हमारे कल्चर की, हमारे समाज की को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही कंफ्यूजन का शिकार है। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चल रहा है हमारे स्कूलों में। हमारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में उनकी आधी उम्र निकल जाती है, हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, इस कंफ्यूजन में। अगर एक कोई लैंग्वेज होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जैसे कितने कंट्रीज कहाँ से कहाँ निकल गए, इसलिए कि उनकी सारी एक्सप्रेशन किसी एक लैंग्वेज में थी, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो पॉलिश हो। रशिया में आप जाएंगे मेडिकल साइंस पढ़ने तो आपको रशियन लैंग्वेज पहले सीखना होगा, मेडिकल साइंस पढ़ना होगा। हमारे जब आएंगे वो लोग तो उनको हिंदी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो मेडिकल साइंस इंग्लिश में ही कर लेंगे। तो हमारे यहाँ जो है ना कई लैंग्वेज का जो मिक्सचर है, मल्टीलिंगुअल है, इसलिए पॉलिसी बनाने के समय बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और पॉलिसी मेकर्स को बहुत सारे कदमों से गुजरना पड़ता है और बहुत सारे क्रिटिसिज्म गुजरना पड़ता है, तब जाके लैंग्वेज की पॉलिसी बनती है। तो आजादी के बाद जो सबसे पहली समस्या खड़ी वो लैंग्वेज पॉलिसी नहीं की समस्या खड़ी, लैंग्वेज कौन सी राष्ट्रीय लैंग्वेज हो जाए। तो एक वो जब डिस्कशंस चल रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे कि हिंदी हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहे थे दूसरी भाषाओं को, एक ग्रुप ऑफ पीपल उर्दू को सरकारी जुबान बनाने की कोशिश चाह रहे थे। और इस बीच में कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई और उसका मिक्सचर बन करके आया हम लोगों का लैंग्वेज। अभी भी वो जो है कई भाषाओं का मिक्सचर है। तो लैंग्वेज को कल्टीवेट कैसे किया जाए और उसके लिए स्किल्ड पर्सन तैयार किया जाए जो उस लैंग्वेज को मेंटेन करने में सहायता दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं स्कूलों में, लेकिन जब हम किताबों को खंगालते हैं, जब मटेरियल खोजते हैं, तो क्या होता है कि अच्छे मटेरियल्स हमको फिर जाके इंग्लिश मीडियम में ही मिलते हैं। इसलिए हमने हिंदी मीडियम में उतनी तैयारियां नहीं की जितना मटेरियल को हमें तैयार करना था। तो लैंग्वेज पॉलिसी बनाने के समय ये सब भी देखा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज कितना एनरिच है। जैसे आपको संस्कृत इतनी एनरिच होते हुए वो भाषा जो है वो आज के डेट में हमारे डे टू डे में नहीं है, इसलिए कि उसको हम लोगों ने वो रिविटलाइज नहीं किया है। तो हमेशा हमारे जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिविटलाइज करने का प्रयास करते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी उस पर लगाते हैं। तो इट्स शायद यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसमें मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है हमारे मदर टंग को, सेकंड है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, और थर्ड है एक फॉरेन लैंग्वेज। तो मैम मदर टंग का मतलब इम्पोर्टेंस तो नहीं पता चल रहा है, मतलब हम लोग तो ऑफिशियली लैंग्वेज को अपना रहे हैं। हमारे एजुकेशन उस पर आएंगे, हम लोग बात करेंगे इस पेपर में, यही सब तो डिस्कशन करना है। हमारे यहाँ हमारे सारे एजुकेशन ने एक कहा है कि बच्चों को शिक्षा उसकी मदर लैंग्वेज में ही दी जाए, है ना। आप एजुकेशन की है, आप देख रही हैं कि सारे एजुकेशनिस्ट का यही कहना है कि बच्चों को शिक्षा उसकी मदर लैंग्वेज में दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ मदर लैंग्वेज में शिक्षा देने की कितनी व्यवस्था है? नहीं है। हम लोग मदर लैंग्वेज में शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें कर रहे हैं। लेकिन ये बात
चल रही है और नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन भी इस बात पे एम्फेसिस दे रही है कि मदर लैंग्वेज में ही शिक्षित करने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को भोजपुरी में पढ़ाना चाहती हैं, उसकी मदर लैंग्वेज भोजपुरी है और आप चाहती है कि उसको भोजपुरी में हम एडुकेट करें, तो भोजपुरी में ना आपको मटेरियल मिलेगा, ना किताबें मिलेंगी, ना आपको कोई इंतजाम वैसा मिलेगा और आप फिर उस पे आ जाएंगी, हिंदी पर आ जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि किसी भी एक लैंग्वेज को एनरिच करने का जो पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी बस किताबों में बंद पड़ी रही, पॉलिसी के तहत किसी भी लैंग्वेज को एनरिच करने का कोई प्लान नहीं किया गया, जिसके कारण हम मजबूर होकर के सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में लाते हैं या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हिंदी मीडियम में लाते हैं। वरना अगर उनको मातृभाषा में या उनको मदर लैंग्वेज में हम पढ़ाना चाहते हैं तो मदर लैंग्वेज में उनको किताबें मुहैया कराएं, उनको वो सारी चीजें हम दें, तभी तो संभव है। तो ये नहीं हो पाता है। तो लैंग्वेज का जो यूजेज है वो मोटे मोटे तौर पे 4 डोमेन जिसके लिए माने गए हैं खास, जिसमें जिसको सीधे सीधे वास्ता रहता है लैंग्वेज एजुकेशन से, लैंग्वेज से, वो है एजुकेशन। हमारा फर्स्ट, हमको एजुकेशन वाले को लैंग्वेज से सीधा वास्ता है ना। आपको एक पेपर दिया गया लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी सारे करिकुलम का मेन जो है वो लैंग्वेज है और लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हर टीचर पहले लैंग्वेज टीचर है, देन वो साइंस टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है या सोशल साइंस टीचर है, क्योंकि यदि उसको लैंग्वेज पर कमांड नहीं है तो फिर वो बेकार है सब कुछ उसको। दूसरा जो पार्ट जिसको लैंग्वेज से सीधा वास्ता होता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी आवश्यकता है कि हम लैंग्वेज वो हमारे कमांड हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होती है। तीसरा जो फील्ड इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेज से जिसका सीधे वास्ता पड़ता है, दैट इज जुडिशियरी, जो कि बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, वहां लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। और एक लैंग्वेज को कैसे ट्विस्ट करके के जो जुडिशियरी के फैसले को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है जुडिशियरी में। लैंग्वेज जो फैसले होते हैं जजेस के, उनको किस तरह से ट्विस्ट कर करके उसको किया जाए, वो सारा लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। और चौथा जो हमारा मेन स्तंभ होता है वो मीडिया है। मीडिया भी लैंग्वेज को से इसका सीधा सीधा वास्ता है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज के डेट में मीडिया लैंग्वेज को कितना तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने मीडिया में, आप लोगों ने टीवी पे जो न्यूज देखते होंगे या जितने भी डिस्कशंस होते हैं, उन सबका लैंग्वेज से सीधा वास्ता रहता है और लैंग्वेज पे ही सारी लड़ाई, सारा झगड़ा लैंग्वेज पे ही होता है। वो किसी को कुछ बोल दिए और वो उसको अदर वे में इंटरप्रेट कर लिए और फिर उसके बाद बहस और डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ी से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने बनाई अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने जो पॉलिसी बनाई, लेकिन क्या बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कोई लैंग्वेज पॉलिसी थी? और बिफोर थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि लैंग्वेज पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी देश में। तो लैंग्वेज पॉलिसी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया क्या थी? आप लोग अच्छी तरह से मैकॉलेज मिनट पढ़ा होगा, मैकॉलेज का मिनट पढ़ा आप लोगों ने, जिसमें वेरी स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ पॉलिसी वाज सीन एट टाइम ऑफ मैकॉलेज मिनट। लैंग्वेज की पॉलिसी मिनट में साफ है। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश एजुकेशन ही इन्वेंट हो गया है। तो आज भी हम पर इंग्लिश हुई है या जो हम इंग्लिश को ही अपना भाषा मानते हैं, उसका वो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट था वही सबसे इम्पोर्टेंट था। उसने मैकॉलेज ने जो कहा था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रेट्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस। यानी हमें एक ऐसा क्लास तैयार करना है जो इंटरप्रेट करे आप एक दूसरे को लैंग्वेज में, whom we govern, जिस पर के हमें गवर्न करना है, a class of person, ऐसे लोगों को जो इंडियन हो इन ब्लड एंड कलर, यानी काले हो और उनका ब्लड का इंडियन हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, और लेकिन भाषा उनको इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश भाषी इनको बनाया जाए, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, यानी इंग्लिश ही उनका टेस्ट हो, उनका ओपिनियन हो,
इंग्लिश के फेवर में, और उनका मोरल्स भी इंग्लिश के ही हिसाब से, और उनका इंटेलेक्ट भी इंग्लिश में ही काम करे। और ये आज तक है, इतने दिनों के आजादी मिलने के बाद भी मैकुलेस का ये जो नुस्खा था, जो प्रिस्क्रिप्शन था, वो आज भी हम पर फिट बैठता है। आप क्रिटिकली कभी उसको देखिए और मैकुलेस के उस स्टेटमेंट को देखिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास। एक ऐसा क्लास फॉर्म करें, इंडियंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक ऐसा क्लास फॉर्म करें who may be interpreters between us and the millions, हमारे बीच में वो इंटरप्रेट करे और बिलियंस पे हम उस हुकूमत कर सके। whom we govern, जिस पर के हमें गवर्न करना है। अ क्लास ऑफ पर्सन, एक ऐसा क्लास तैयार किया जाए, वो कौन? एलिट क्लास, वो इंडियन ही है। एक ऐसा क्लास तैयार किया जाए, एलिट क्लास, जो ब्लड, जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, कलर से और ब्लड से वो इंडियन हो, बट टेस्ट से वो इंग्लिश हो, ओपिनियन से वो इंग्लिश के फेवर में हो, और मोरल उनका इंग्लिश वाला हो, और इंटेलेक्ट उनका इंग्लिश में ही चले। और यही आज भी हो रहा है। आज भी हमारे जो एलिट ग्रुप है वो इंग्लिश स्पीकिंग होना अपने आप बहुत प्राउड फील करता है, और शुद्ध हिंदी बोलना वो उसको जरूरी नहीं समझता है। तो हम भाषा का हम हमारे बिहारी खासतौर से इंडियंस जो बहुत सी जगहों पर पिछड़ जाते हैं। तो लैंग्वेज को कभी बाढ़ नहीं बनाना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में आपका एक्सप्रेशन है, हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदी में यदि स्पष्ट रूप से अपने व्यूज को रख सकते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इसके कि हम इंग्लिश में ही अपने व्यूज को रखें तो हम उसको हाईएस्ट मार्क्स दें। ऐसा कुछ नहीं है। आपको भाषा पर कमांड होना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस जो लैंग्वेज पॉलिसी थी उसको हमने देखा। उसके बाद जब हमने आजादी हासिल की तो हमने ये तय किया कि अब हमको अपनी लैंग्वेज पॉलिसी बनानी है, क्योंकि अब तो वो लोग हमारे बीच नहीं है, अब हमें अपनी पॉलिसी बनानी है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब जब तैयार हम लोगों ने किया तो देखा कि कोई एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक बहुत विशाल देश है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी कई स्टेट ऐसे हैं जो हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और उनका कहना था कि नहीं, हिंदी अगर नेशनल लैंग्वेज बनती है तो हम लोग उसका घोर विरोध करेंगे, इसलिए कि हमारी भाषा क्षेत्रीय भाषा तमिल है, तेलुगु है, ये है वो है, तो हिंदी को हम लोग और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं हिंदी को अभी भी। The language policy in education derives from the Indian Constitution, which guarantees linguistic right to all citizens. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि हर सिटीजन को उसका प्रॉपर राइट देना है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला प्लेस तो यही है कि हमको सभी को इक्वल राइट देना है, तो उसमें हर सिटीजन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने सबको उतना ही लिंग्विस्टिक राइट दिया कि ठीक है, आपको अगर लगता है कि तमिल में ही आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, तेलुगु को बनाना चाहते हैं, तो आप बनाएं, आप उसमें करें, लेकिन जब आप सेंटर में आएंगे तब आपको इंग्लिश को एक्सेप्ट करना होगा। अब लेकिन आप अपने स्टेट को चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज से चला लें। तो हर स्टेट को आप देखेंगे कि अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज को का अरेंजमेंट है। आप देखेंगे कि वहाँ उड़िया में उड़ीसा में उड़िया है, तो कश्मीर में उर्दू सरकारी जुबान है, आपके बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है, पहली सरकारी जुबान हिंदी है और दूसरी सरकारी जुबान इंग्लिश है, ये उर्दू है, इंग्लिश उसके बाद आती है। तो ये इसलिए आप देखते होंगे सभी जगह हिंदी के बाद उर्दू में लिखा जाता है, इसलिए कि सेकंड लैंग्वेज हमारी स्टेट की, हमारी बिहार की जो है वो उर्दू है। तो इस तरह से स्टेट को ये राइट दिया गया कि आप लिंग्विस्टिक राइट दिया गया कि आप अपने हिसाब से अपने सिटीजन के जो डिमांड है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के हिसाब से आप अपना करा लें। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटी में थे या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कहते हैं जैसे बांग्ला भाषी,
बंगला भाषी जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भाषा बंगला है, चाहे वो कहीं किसी मजहब के मानने वाले हो, किसी जगह रहेंगे, लेकिन वो बंगला में ही बोलते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है जैसे मुस्लिम्स हैं, वो जहां भी रहेंगे वो उनका रिलीजन मुस्लिम ही रहेगा, चाहे वो कोई भाषा के बोलने वाले हो, चाहे वो किसी स्टेट के रहने वाले हो। तमिल में भी वो लोग अपना तमिल और तेलुगु में ही अपना रिलीजियस बुक पढ़ेंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो अरबिक में पढ़े, अरबिक में है कुरान तो वो अपना तमिल और तेलुगु में पढ़ते हैं। तो ये इनको कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी। और एक होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कि जिनकी जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, एक रिलीजन के आधार पर होते हैं। दो तरह की माइनॉरिटीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। are granted a special right to be educated in their mother tongue। उनको स्पेशल राइट दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को अपनी जो भाषा जिसमें आपका जो आप मदर टंग है आपका, उसमें आप एजुकेट कर सकते हैं, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपनी भाषा में उसको चला सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। इसलिए उस राइट का इस्तेमाल करते हुए हमारी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसी हिसाब से अपनी भाषा को डिसाइड करते हैं और चलाते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था, लैंग्वेज पॉलिसी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे जो निर्माता थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो लोगों ने एक बहुत सभी के राइट का ध्यान रखते हुए बनाया। उसके बाद हुआ ये कि सारे सारे ग्रुप को, जो भी हमारे इंडियंस के जितने टाइप के ग्रुप्स थे, सबको संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास करते हुए कि सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन का राइट दिया जाए। उसके बाद हुआ कि एक लैंग्वेज कमीशन बना दिया जाए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि अब एक लैंग्वेज कमीशन बना दिया जाए जो इन तमाम इन मुद्दों को वो देखेगी। After independence, a language commission was appointed to meet the need of having a language policy। अब ये हुआ कि लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, लैंग्वेज पॉलिसी बनाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एवेल्युएशन, ये सब कौन करेगा? लैंग्वेज कमीशन करेगी। क्योंकि ये हमारे नेताओं के लिए संभव नहीं था कि वो केवल लैंग्वेज के इशू को, उनके पास बहुत सारे इश्यूज थे अदर देन लैंग्वेज। ये अलग बात है कि बेसिक इशू लैंग्वेज था,